हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो होती है ना। सेकंड रेशियो हमारी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इस लास्ट क्लास में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था मार्केट रेशियोज का, है ना। हमने अपनी मार्केट रेशियो स्टार्ट कर दी थी। पिछली क्लास में मैंने आपको इन डिटेल एक लंबी क्लास मैंने आपको लिया, मैंने आपको प्रॉपर मार्केट रेशियोज का एक ओवरव्यू दिया और पहली रेशियो बुक वैल्यू रेशियो से मैंने आपको स्टार्ट करवा दिया था। बहुत ही सिंपल रेशियो है, कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी क्या है फॉर्मूला, कुछ बेटा फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं रखना, लॉजिक से करना है कि आपके जितने भी मार्केट में शेयर घूम रहे हैं, ठीक है, उनको आपको कितना पैसा देना बाकी है, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे, एक शेयर का पैसा आ जाएगा, मतलब एक शेयर को कितना देना है। अगर 1 लाख शेयर होल्डर आपके मार्केट में घूम रहे हैं तो उन 1 लाख शेयर होल्डर को आपको कितना पैसा देना है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक शेयर का आ जाएगा, तो मतलब उतनी ही उनकी वैल्यू है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कस करा, ठीक है। आज जो मेरी सेकंड रेशियो होने वाली है वो मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है ये कंपनी के वैल्यूएशन के लिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये मार्केट रेशियोज के जो पर्पसेस है ना, अम, एक तो शेयर होल्डर जिसको रेशियो बोलते हैं, शेयर होल्डर तो लगाते ही है कंपनी अपना पैसा लगाने से पहले इस कंपनी में। कंपनी की वैल्यूएशन भी अगर आपको करनी पड़ती है, तभी मैंने आपको बोला था, जब एक पॉइंट आया था इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रेशियो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको वहां पे पॉइंट पढ़ाया था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन के वक्त भी मार्केट रेशियोज निकाली जाती है। क्यों? देखिए, कुछ ऐसी जो रेशियोज होती है, मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो, पीई रेशियो, ये सब रेशियोज क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन बताती है कि कंपनी की वैल्यूएशन मतलब शेयर्स की क्या वैल्यूएशन चल रही है। शेयर से वैल्यूएशन ही कंपनी की वैल्यूएशन पता चल जाती है, ठीक है। अरे मतलब जितने की ओनरशिप वो उसकी बिक रही है, उतनी ही तो उसकी वैल्यू है मतलब। तो ये रेशियोस हमको उसकी ओवर वैल्यूएशन मतलब या अंडर वैल्यूएशन भी बताती है कि क्या चल रहा है उसका स्टॉक का। तो ये एक वन ऑफ द रेशियो है जिससे आप ये चीज पता कर सकते हैं। हालांकि इसकी मोर एडवांस रेशियो है पीई रेशियो। इसका नाम है मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो, लेकिन इसको एक नाम से और जाना जाता है, पीबी रेशियो। ठीक है, देखिए कैसे मार्केट को बताऊं, प्राइस से जानते हैं। प्राइस जो मार्केट है, फाइनेंस की दुनिया में, मैनेजमेंट की दुनिया में हम मार्केट प्राइस को सीधा सीधा बस प्राइस लिख के भी बोल देते हैं। मतलब अगर आप कहीं भी बोल रहे हो स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, सीधा सीधा लिखा है प्राइस, तो आप समझ जाना वहां पे मार्केट प्राइस की बात हो रही है। क्योंकि अगर वो बुक वैल्यू लिखेगा तो वो हमेशा बुक वैल्यू लिखेगा, ठीक है, आपको इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। अगर सिर्फ खाली खाली प्राइस लिखा है तो आपको हमेशा ये समझना है वहां पे मार्केट प्राइस की बात हो रही है, मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, ठीक है। चलिए, इसलिए यहां पे प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका नाम है, ठीक है। कंपेयर्स, इसका नाम भी अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। कंपेयर्स अ कंपनीज करंट मार्केट वैल्यू टू इट्स बुक वैल्यू। क्या है मतलब, अब इसका भी देखेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बुक वैल्यू पढ़ा दी है, तो अब आपको ये समझने में दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। इट इंडिकेट्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ द कंपनीज नेट एसेट्स, ठीक है। अ रेशियो हायर ग्रेटर देन वन सजेस्ट that the market believes the company assets and the future growth potential are worth more than their historical accounting value। अगर आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप टेंशन मत करो, मैं आपको सब समझाऊंगा, लेकिन एक टेक्निकल नॉलेज लेना मैंने आपको बोला ना जरूरी है। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं आपको ये रेशियो समझा दूंगा तो ये पूरी की पूरी लाइन आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे ग्रेटर देन वन, ऐसे लेस देन वन लिखा हुआ है, इसकी कोई आइडियल रेशियो नहीं होती। मार्केट रेशियोज के अंदर कोई भी आइडियल रेशियो नहीं होता, हाँ, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बता रखी है। अरे जैसे मैं आपको उसकी बात करूं, लिक्विडिटी रेशियो की, लिक्विडिटी रेशियो में जैसे मैं बोलूं, बताओ करंट रेशियो का क्या है आइडियल रेशियो, आप बोलोगे 2:1, है ना, लिक्विडिटी रेशियो 2:1 बोलोगे ना आप। लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई आइडियल रेशियो नहीं है। लेकिन अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर काम करेंगे या एक्सपर्ट जो इसके मार्केट जो रेशियो एनालिसिस के अंदर काम करेंगे, तो फाइनेंशियल एनालिसिस्ट के पास जाएंगे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ से बताएंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कि भाई साहब इतनी अगर रेंज के अंदर होता है तो कंपनी बेस्ट परफॉर्म करती है, इससे थोड़ा बाहर चली जाएगी तो ओवर प्राइस हो जाएगा, इससे थोड़ा नीचे जाएगी तो अंडर प्राइस हो जाएगा, अंडर वैल्यू हो जाएगा, वो ये बोलते हैं। तो आपको वो जरूर मिल जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं, जो पीबी का चलता है इंडस्ट्री का, वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज जितने भी ज्यादा आप कहीं भी जाएंगे किसी भी एक्सपर्ट के पास, तो वो आपको यही बोलेगा 1 2 3, मतलब 1 से 3 के बीच में इज द आइडियल। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ना ही आपके करिकुलम में पूछा जा रहा है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि 1 से 3 के बीच में बेस्ट है। अगर 3 से ऊपर है तो हम मान लेंगे कि ओवर वैल्यू है शेयर मार्केट में। अगर 1 से नीचे है तो भाई साहब कंपनी बहुत ही गंदा परफॉर्म कर रही है, मतलब बहुत ही अंडर वैल्यू है इसका शेयर।
अभी सब समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। आइए अब समझने पे आ जाते हैं। चलिए देखिए, मैंने आपको समझने से पहले थोड़ा सा लेंगे, पहले बुक वैल्यू हमको रिवाइज करना पड़ेगा। बुक वैल्यू क्या बताता था? बुक वैल्यू ये बताता था बस कि भाई साहब अकाउंट्स के हिसाब से, अरे अकाउंट्स के हिसाब से हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है कंपनी की। कंपनी को यह जानना है कि उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो भाई साहब सबसे पहले तो क्या करो, आप मार्केट में चले जाओ। अरे पहले क्या करो, मार्केट में चले जाओ ना, मार्केट में जाके पूछो कि भाई साहब हमारे एक शेयर की वैल्यू कितनी है। तो लोग देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में आपके इतना प्राइस चल रहा है, तो मार्केट वैल्यू में बता देंगे। अरे आप किसी भी पब्लिक कंपनी को अपने माइंड में लाओ और उसका गूगल पे शेयर प्राइस लिखो, वो जो गूगल आपको दिखाएगा उसको मार्केट प्राइस तो कहते हैं। मतलब अगर आप आज इस रेट से अगर इस शेयर को खरीदना चाहते हैं, सॉरी, अगर आप इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो आपको उस रेट पे खरीदना पड़ेगा जो रेट आपको वो गूगल दिखा रहा है, क्योंकि वो मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस से तो खरीदोगे। लेकिन ये तो है मार्केट की बातें, ये जो इकोनॉमिक्स कह रहा है कि भाई साहब देखो ये है शेयर का प्राइस, लेकिन अकाउंट्स भी क्या इकोनॉमिक्स के गीत गाएगा? लेकिन क्या मतलब अकाउंट्स के हिसाब से हमारे शेयर की वही वैल्यू है? नहीं। अकाउंट्स आपको पता है किताबों के हिसाब से चलता है, खातों के हिसाब से चलता है। और आपको पता है बेटा, खाते हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट से बनते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो अकाउंट्स आपको बुक वैल्यू, मतलब बुक्स के हिसाब से हमारे शेयर की कितनी वैल्यू है, एक होता है मार्केट वैल्यू, एक होता है बुक वैल्यू। मार्केट का तो बेटा कुछ भी नहीं, आप गूगल सर्च कर लो, आपको कोई टेंशन नहीं, वो तो अपने आप निकाल के दे देगा आपको। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैसे निकालें? कुछ नहीं करो, अकाउंट्स को पूछो, अकाउंट्स आपको निकाल के दे देगा। अकाउंट्स कैसे निकालता है? अकाउंट्स कैसे निकालता है भाई साहब? अकाउंट्स देखता है अब तक मुझे शेयर होल्डर को पैसे कितना देना है, मुझे अब तक शेयर होल्डर को कितना पैसा देना और कितने शेयर होल्डर्स को देना है। सोचो 1 लाख शेयर होल्डर है और उनको टोटल पैसा मुझे 5 लाख देना है। तो 1 लाख शेयर होल्डर को 5 लाख देना है, तो एक शेयर पे कितना देना है? 5। अब आप मुझे बात बताओ, आप एक शेयर पे $5 क्यों दे रहे होगे? क्योंकि उसकी वैल्यू $5 की ना, तभी तो दे रहे होगे। इसका मतलब उसकी वैल्यू, ये बुक वैल्यू है। लेकिन हो सकता है मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो $100 चल रही है। तो बेटा मार्केट अलग चलेगी, ये किताबों के हिसाब से। बस आज हमको यही जानना है कि बुक वैल्यू तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली बेटा, बुक वैल्यू में इतनी चल रही है। अब हमको ये जानना है मार्केट में कितनी है। तो मार्केट में तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपको आज तो कितने सोर्सेस आप मार्केट प्राइस पता करना चाहते हो, किसी भी कंपनी का आपके पास कमी है क्या किसी शेयर के निकालने? किसी की भी नहीं है। गूगल करोगे आपको मार्केट प्राइस पता चल जाएगा। आप कोई भी अपना स्टॉक ऐप है उसको खोलोगे, आपको उस पर पता चल जाएगा। कमी नहीं है हमारे पास उसको पता करने की। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, तो ये रेशियो बताती क्या है? ये रेशियो कंपैरिजन बताती है, कंपैरिजन। ये रेशियो ये बताती है कि भाई साहब अकाउंट्स के हिसाब से हमारे शेयर की वैल्यू इतनी है और कंपनी के हिसाब से इतनी है, तो कितना गुना अकाउंट्स जो वैल्यू हमको दे रहा है उसके कितना गुना मार्केट में वैल्यू चल रही है? कुछ भी नहीं है, एक सेकंड क्लास का बच्चा भी सोच लेगा ये चीज। बेटा मुझे बात बताओ, अरे छोड़ो ये सब, ये तो आप भी सोच लोगे अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो। आपको ये पता चल गया कि आपके खातों के हिसाब से आपके शेयर की वैल्यू $20 है। मुझे एक बात सुनो, मैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से चल रहा हूं। आपको ये पता चल गया, आपने अपने खातों से पूछा बता भाई मेरे एक शेयर की वैल्यू कितना है, तो आपके खातों ने अपना दिमाग लगा के जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उससे निकाल के आपको बता दिया कि भाई साहब देखो हमारे हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से आपकी एक शेयर की वैल्यू $20 है। मतलब अगर आपको किसी एक शेयर होल्डर को पैसा देना है तो आपको $20 देना है उसको, ठीक है? इसका मतलब आपके एक शेयर की वैल्यू $20 है। तो आपने सोचा यार ये अकाउंट्स कैसी बातें कर रहा है, सच में मेरी $20 ही है, ये तो बहुत कम है। तो आपने कहा चलो एक बार मार्केट में जाके पता करता हूँ, इकोनॉमिक्स से जाके पूछता हूँ, ये तो अकाउंट्स बोल रहा है, थोड़ा इकोनॉमिक्स के पास जाके पूछते हैं। हमने बोला वैसे इकोनॉमिक्स क्यों, इकोनॉमिक्स को क्यों? क्योंकि आपको पता है बेटा अकाउंट्स इकोनॉमिक फैक्टर, नॉन मॉनिटरी फैक्टर कंसिडर नहीं करता, लेकिन इकोनॉमिक्स नॉन मॉनिटरी फैक्टर भी कंसिडर करता है, जैसे इन्वेस्टर्स के इमोशन, मार्केट हाइप, इन्फ्लेशन, इन सबको वो कंसिडर करता है, लेकिन अकाउंट्स तो कंसिडर नहीं करता ना। अरे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी इन्फ्लेशन को कंसिडर करती है? नहीं करती ना, लेकिन मार्केट तो करती है ना बेटा। अरे कोई भी छोटी सी छोटी मार्केट हाइप, मतलब कोई भी न्यूज आ गई, गुड न्यूज आ गई, पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आ गई, इससे मार्केट कैसे इफेक्ट होती है। मैं आपको एक सेक्शन बी में कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, मार्केट हाइपोथेसिस। उससे आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि कैसे एक इंफॉर्मेशन से, बस एक इंफॉर्मेशन से स्टॉक के प्राइसेस चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है और सीएमए यूएसए में आता ही आता है, आता ही आता है बेटा। उसमें मैं 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको बताऊंगा वहां पे, ठीक है? चलिए, तो आपने कहा यार ये तो अकाउंट्स कह रहा है $20, लेकिन हमको भी पता है यार अकाउंट्स की लिमिटेशन है, पता नहीं सच में हमारा हो सकता है इससे ज्यादा ही हमारी मार्केट में वैल्यू हो। तो हमने एक काम गए, हमने कहा मार्केट में कितनी वैल्यू है, मैंने इकोनॉमिक्स से पूछा, तो मैंने गूगल पे सर्च करा मार्केट प्राइस ऑफ दिस दिस कंपनी। तो आपका मार्केट का शेयर आपके पास गूगल पे आ गया, उसने दिखाया $100, उसने $100 दिखा दिया। अब आप अकाउंट्स को देख रहे हो कि इसने तो $20 बोला, इतना अंडर वैल्यू कर दिया इसने मुझको।
अबे मार्केट में $100 चल रहा है, मार्केट में वैल्यू $100 चल रही है। जैसे बेटा घर में आपको अगर कोई भी कुछ पूछता नहीं, लेकिन बाहर में आपकी इज्जत ही बहुत है, ऐसा ही कुछ हिसाब है। घर में कंपनी के शेयर की वैल्यू बिल्कुल बेटा मूंगफली जैसी है, कोई भी कीमत नहीं है, लेकिन बाहर बहुत ही इज्जत है भाई साहब, पता नहीं क्या है। ऐसा ही है ना भाई साहब, बाहर इज्जत बहुत है। यही हिसाब किताब ऐसे कंपनी के साथ भी है, मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन बाहर तो बेटा फुल फुल इज्जत है इस कंपनी की। मतलब अगर मार्केट में अगर इस कंपनी का कोई शेयर खरीदना चाहे, उसको कितने खर्च करने पड़ेंगे? $100। लेकिन ये अकाउंट्स कितने वैल्यू दिखा रहा है? $20। तो नेचुरली आपके माइंड में एक 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 वो नहीं आ जाएगा, क्या कहते हैं, कंपैरिजन। यार अकाउंट्स मुझे कह रहा था मेरी वैल्यू $20 है, मार्केट में चल रही है $100। अबे तो 5 गुना ज्यादा चल रही है जो तेरे से। आप अकाउंट्स को बोलोगे ना आके, अबे तू क्या फालतू वैल्यू निकाल रहा है, मार्केट में मेरी वैल्यू $100 चल रही है शेयर की, तू 20 कह रहा है, तेरे से 5 गुना ज्यादा चल रही है वैल्यू, तो आप बोल नहीं दोगे एक तरीके से। तो यहां पे पकड़ लिया एनालिसिस ने, अरे ये तो रेशियो बन गई 5 टाइम्स, ये रेशियो पकड़ ली। अबे उसने कहा ये कौन सी रेशियो बन गई, मैं तो डांट रहा था उसको कि देख तू तो $20 कह रहा था, मार्केट में $100 चल रही है, तो मैं तो ये कह रहा हूं 5 गुना ज्यादा चल रही है। तो उसने कहा, मैनेजमेंट ने कहा, अरे नहीं नहीं सर आप डांटो मत, कि तो रेशियो बन गई। हम कंपेयर कर सकते हैं अकाउंट्स की वैल्यू को इन कॉन्ट्रास्ट मार्केट वैल्यू को। बस यही बताता है मार्केट टू बुक रेशियो, बस वो ये बताता है जो आपके किताबें हैं और जो उसकी उसने जो आपको वैल्यू दी है, और जो मार्केट है उसने जो आपको वैल्यू दी है उससे कितना गुना ज्यादा है। देखिए जरूरी नहीं है ये हमेशा ज्यादा हो, कम भी हो सकती है। देखिए यहां पे जैसे आप देखेंगे तो 5 आएगा, यहां पे अगर आप ज्यादातर देख, यहां पे अगर आप इस केस में देखें तो 5 आ रहा है। मैंने अब आपको बताया आइडियल जो होती है 1 to 3 होती है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अगर आप किसी भी फर्म के अंदर जो इन्वेस्टिंग फर्म है, अगर आप उनके पास बातचीत कभी उनसे करेंगे, या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करेंगे, एनालिसिस जैसे सीएफए हो गया, उनसे बात करेंगे, तो वो हमेशा यही रिकमेंड करते हैं कंपनीज को कि अपनी पीवी रेशियो, मतलब प्राइस टू बुक रेशियो या मार्केट टू बुक रेशियो को आप 1 से 3 के बीच में मेंटेन रखिए। उनसे पूछ ही लीजिए आप। लेकिन इस केस में जैसे कि 5 आ रहा है, तो अगर हम इसको अपना आइडियल रेशियो, आइडियल फैक्टर ले लेते हैं, तो इसके हिसाब से तो ये 5 है। लास्ट लिमिट क्या है? अरे लास्ट लिमिट क्या होनी चाहिए? 3। किसके हिसाब से? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से तो 3 होनी चाहिए, लेकिन इनकी कितनी आ गई? 5। तो बॉट इसके, अगर हम इसको अपना आइडियल फैक्टर मान के चलें इस वाले को, तो क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं हो गया कंपनी का प्राइस, शेयर? कंपनी का जो मार्केट में शेयर चल रहा है वो ओवर वैल्यूड है। क्यों? क्योंकि अगर अकाउंट से पूछे तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है? $1। अरे अगर इसको 1 के टर्म्स में बोले तो ऐसा ही आएगा ना, 1 कट गया ना बेटा, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5/1 हो गया ना। इसका मतलब अगर अकाउंट से पूछे तो एक शेयर की वैल्यू उसकी कितनी है? $1। अगर अकाउंट्स कह रहे हैं एक शेयर की वैल्यू $1 है, तो वो ही मार्केट में उस शेयर की वैल्यू कितनी होगी? $5। मतलब अगर अकाउंट के हिसाब से अगर किसी को खर्च करना है शेयर खरीदने का कंपनी का, तो $1 देना है, लेकिन मार्केट में तो $5 देने पड़ रहे हैं, 5 गुना ज्यादा है। अब आप सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। एनालिसिस के माइंड में डाउट आ गया। अब कैसा डाउट? यार अकाउंट्स इतना भी लप्पू कैसे हो गया? मतलब एक शेयर को खरीदने के लिए अकाउंट्स कह रहे हैं $1 दो, लेकिन वही मार्केट कह रही है $5 दो। इतना फर्क? अरे इतना अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 36 का आंकड़ा है क्या कि बिल्कुल ही ऊपर नीचे टर्म्स दे रहे हैं? अबे कुछ तो आसपास दे कि चल अकाउंट्स कह रहा है $1, तो वो ज्यादा से ज्यादा $3 दे रहा है। समझ में आता है? $5 तो बहुत ज्यादा हो गया यार। इतना कैसा मार्केट में तेरा हाई पे चल रहा है कि तू भाई साहब कुछ इतना ज्यादा कमा रहा है? मैंने आपको क्या बोला था, क्योंकि अकाउंट्स में एक लिमिटेशन है, वो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता। पब्लिक के इमोशंस, न्यूज, जैसे आपको पता है पॉलिटिक्स हो जाती, पॉलिटिकल चेंज हो जाता है, आपको पता है उसकी न्यूज से स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो जाता है, रिसेशन, बहुत सारी न्यूज होती है बेटा, मार्केट हाइप, इमोशनल ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग मतलब जो गट ट्रेडिंग होती है, स्पेकुलेशंस, इनकी वजह से भी तो मार्केट चेंज हो जाती है। लेकिन आप मुझे इन्फ्लेशन, आप मुझे बात बताओ, क्या अकाउंट्स इन सब चीजों को कंसिडर करता है? नहीं करता। वो सिर्फ धंधे के रिलेटेड चीजें कंसिडर करता है। सीपीए की डेफिनेशन आप पढ़ो ना बेटा। लेकिन इकोनॉमिक्स, आपको पता है मार्केट क्या है? फ्री है बेटा, वो तो इन सब चीजों को कंसिडर करती है, पब्लिक इमोशंस को कंसिडर करती है। इमोशनल ट्रेडिंग, गट ट्रेडिंग, गट ट्रेडिंग मतलब, इमोशनल ट्रेडिंग मतलब आप इमोशन से चल रहे हो। आपको अगर लगता है आपका पड़ोसी इसको इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप सोचते हो यार ये अच्छा ही होगा, अगर ये इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। मतलब जहां भीड़ जा रही है आप भी जा रहे हो। इंट्यूशन है, आपको गट आ रहा है यार ये अच्छा करेगी। स्पेकुलेशन है, आपने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई स्टेटिस्टिक्स टूल्स नहीं लगाया, कोई क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज नहीं करे, बस एक गट आपका एक इंट्यूशन कह रहा है कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपनी बहुत आगे जाने वाली, तो इस पर ऐसे बेसिस पर आपने पैसा लगा दिया।
ऐसे लोगों को पिग बोला जाता है ट्रेडिंग की दुनिया में। तीन आपको पता है बेटा कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बियर, बुल और पिग। स्पेकुलेटर वालों को ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो मेरी यहां पे बात आपको क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, तो मार्केट इस इसलिए अकाउंट्स तो आपको $1 कह रहा है क्योंकि बेचारा वो तो सिर्फ मॉनिटरी फैक्टर कंसिडर कर रहा है, लेकिन मार्केट के हिसाब से आपको यही शायद $5 में मिलेगा। क्यों मिल रहा है, इतना ज्यादा हाइप क्यों है, क्यों 5 गुना ज्यादा हाइप है? क्योंकि मार्केट में हो सकता है आपकी कुछ अफवाहें बहुत ही ज्यादा हो। अरे हो सकता है आपने अपनी कंपनी के बारे में कुछ ऐसी न्यूज फैला रखी है जिसकी वजह से शेयर होल्डर पागल हो गए कि भाई साहब हमें इस शेयर को खरीदना है, कि आपने ऐसी न्यूज फैला दी कि ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचने वाली है और इंटरनेशनल ऑपरेशन जाने वाली है। झूठी बातें हैं, कंपनी की तरफ से हाइप नहीं आया, न्यूज नहीं आया, अपडेट नहीं आया ऑफिशियल। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा जैसे मर्जर्स की कभी कभी न्यूज फैल जाती है, ये कंपनी इस कंपनी को खरीदने वाली होती है, लेकिन बेटा कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती, तो आप देखते होंगे उस कंपनी के स्टॉक प्राइस बड़े बढ़ जाते हैं जनरली। अगर आप देखेंगे, आपने कभी ये देखा होगा ना बेटा, जैसे कभी न्यूज, ये इसे कहते हैं मार्केट न्यूज फैला देना। ये मार्केट न्यूज फैल जाती है तो लोग बोलते हैं यार ये तो मतलब ये इसका ऑपरेशन बढ़ गया ना, अरे दो कंपनी मर्ज हो रहे हैं इसका मतलब उनका ऑपरेशन बढ़ जाएगा तो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, सिनर्जी, फाइनेंशियल सिनर्जी आ जाएगी। सिनर्जी मतलब सिंक एनर्जी, ठीक है। सिंक प्लस एनर्जी का जब दो टुकड़े हो जाए, सिंक प्लस एनर्जी का बेटा जब कंजक्शन हो जाता है तो उसको सिनर्जी बोला जाता है। मतलब दो दो एंटिटीज की एनर्जी सिंक हो गई, इसी को सिनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन सी का कंसेप्ट है, थोड़ा डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। इस साल बहुत पूछा गया है सिनर्जी के बारे में, ठीक है, ऐसे में बहुत आए हैं इसके बारे में क्वेश्चन, ठीक है, बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। तो तो आपने देखा होगा जब दो कंपनी जैसे मर्ज होने वाली होती है तो लोग सोचते हैं सिंक हो जाएंगे, मतलब एनर्जी, इनके एनर्जी सिंक हो जाएंगी तो सिनर्जी बन जाएगी, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म करेंगे, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे। तो लोग सोचेंगे यार नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस बढ़ जाएगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, सब पागल हो जाएंगे ना, हमको भी दो इसका शेयर, क्योंकि नेट प्रॉफिट है तो डिविडेंड जरूर बांटेगी। तो सब लोग पागल हो जाते हैं इसका शेयर खरीदने के लिए। तो भाई साहब वही है फिर इकोनॉमिक्स का रूल, उस कंपनी के शेयर्स तो लिमिटेड ही है ना, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन क्या आप मुझे बात बताओ, अकाउंट्स इस चीज को कंसिडर करेगा? मतलब अगर ये न्यूज मार्केट में फैल गई कि दो कंपनीज का मर्जर होने वाला है, अकाउंट्स में कहीं भी इसकी कोई एंट्री आती है? बताओ, मर्जर की कोई एंट्री होती है? अरे मर्जर होने के बाद वो अलग बात है, कंसोलिडेशन वगैरह का गेम चल रहा है। अरे बस अफवाह फैली हुई है, न्यूज फैली है, हो या नहीं है, कुछ कंसिडर करता है अकाउंट से? नहीं, नहीं करता सर। लेकिन मार्केट कंसिडर कर लेगा, हाँ कर लेगा। देख लेना बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी न्यूज फैल गया कि जैसे कोई भी न्यूज आ जाता है बेटा, है ना, जैसे पॉलिटिक्स चेंज हो गए, है ना, जैसे इलेक्शन आने वाले होते हैं, इलेक्शन आपको पता होता है उस टाइम मार्केट या तो नीचे चली जाती है या ऊपर चली जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बिल आ गया बेटा, है ना, कोई बिल आ गया तो उससे भी इफेक्ट हो जाता है कि मार्केट ऊपर चली गई नीचे चली गई। इससे क्या मार्केट, आपको आपने देखा होगा ना, तो मार्केट इफेक्ट होती है। लेकिन क्या सरकार ने कोई बिल ले आए, इलेक्शन आ गया, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चेंज आता है? मुझे बताओ ना, कुछ चेंज आता है? नहीं आता ना। तो अकाउंट्स जो हमको बुक वैल्यू रेशियो देता है, क्या उसकी वैल्यू में कुछ कभी फर्क आएगा? नहीं आएगा। हाँ, अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड चीजें आए तो आएगा, जैसे आपने कोई रीपर्चेज कर लिया, शेयर्स इशू कर दिया, वो अलग बात है, अकाउंट से रिलेटेड चेंज होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स चेंज होने की वजह से बुक वैल्यू पर शेयर में फर्क आएगा? नहीं आएगा सर, कितनी बार बोलोगे। लेकिन मार्केट वैल्यू में फर्क आ जाएगा, नहीं आएगा? आएगा। बस ये मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये लॉजिक है जो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो, मैं आपको ग्रास रूट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सिंक करके बता रहा हूं, ऐसा कहीं है नहीं, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूं ये चीज। ऐसा चलता है बेटा रेशियो मार्केट के अंदर। क्या लॉजिक है कि इतना ओवर हाइप हो जाता है? लेकिन ये ओवर वैल्यूएशन है। देखिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 5 इज वेरी मच, बहुत ही ज्यादा है, मतलब ओवर वैल्यूड है यार। अरे अकाउंट्स ठीक है, नॉन मॉनिटरी फैक्टर को कंसिडर नहीं करता, ओके, तो $1 बता रहा है, लेकिन तेरा मार्केट में $5 चल रहा है, मतलब तूने कुछ ज्यादा ही हाइप फैला रखी है, इमोशनल ट्रेडिंग के चांसेस ज्यादा है, स्पेकुलेशन ज्यादा हो रही है तेरे केस के अंदर, मतलब लोग पागल हो रहे हैं तेरी केस में खरीदने के लिए। यहाँ पे बायर ज्यादा है इस मार्केट के अंदर, सेलर्स कम है। अरे अगर किसी मार्केट में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं शेयर के, तो बेटा उसमें बायर ज्यादा है ना, सेलर कम है, तभी तो डिमांड ज्यादा है। सेलर की तो चांदी है, उनको पता है भाई साहब बहुत बायर है तो मैं महंगे में बेचूंगा, कमी नहीं है बायर की। सीधी बात है ना, ऐसे केस में होता है ना, जैसे आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप उसको बेचना नहीं चाहते, लेकिन लेकिन लोग खरीदने के लिए पागल है कि हमको दे दो, क्योंकि उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया मेथड, प्रॉक्सी उसकी बहुत है, मतलब मेट्रो के बहुत पास है, इन सब के केस में हो सकता है।
तो वो पागल है, लेकिन आप बेचना नहीं चाहते तो आप अपने मुंह मांगे दाम भी तो बेचोगे बेटा, क्योंकि आपको पता है मैं इसको मना करूंगा तो वो तो है ही, ऐसे ही होता है। तो इसकी वजह से आपके प्राइस बढ़ जाएंगे शेयर के। तो हो सकता है आपके, अब पता नहीं ऐसा क्यों है कि आपके केस में बायर बहुत ज्यादा है, सेलर कम है, तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक्स वाला एंगल है, वहां हम नहीं बैठे पढ़ाने। बहुत हो सकता है कंपनी ने ऐसी हाइप फैला रखी हो, अरे कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कंपनी ने सपने बहुत दिखा रखे हो अपनी वेबसाइट पे, अगर आप उसके मिशन स्टेटमेंट खोल के देखोगे तो लोगों को लगा यार ये तो इंटरनेशनल लेवल जाने वाला है, ये होने वाला है। बस उसकी चीजों से उसके कोई बोर्ड मेंबर चेंज हो गया, कोई ऐसा की इंपॉर्टेंट पर्सन अंदर आ गया मैनेजमेंट के अंदर, हो सकता इन सब की वजह से चीजें चेंज होती हैं। कभी कभी स्पेकुलेशन होती है, लोग बस अंधाधुना ऐसे पैसा ही लगाए जा रहे हैं बस। तो इसके केस से बेटा इसलिए पीबी रेशियो इफेक्ट करी जा सकती है, इसलिए इसकी वन ऑफ द लिमिटेशन, आप ज्यादा इस पर भरोसा भी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आपको पता है मार्केट हाइप झूठी भी होती है, मार्केट हाइप झूठी भी फैलाई जा सकती है ताकि बस आर्टिफिशियली पैसे अपनी मार्केट प्राइस को इन्फ्लेट कर सके। सत्यम कंप्यूटर्स आपके सामने बेटा, कभी भी इसकी केस स्टडी कर लेना, सारा समझ में आ जाएगा। सत्यम कंप्यूटर्स का जो स्कैम हुआ था, उन्होंने क्या करा, बस आर्टिफिशियली अपने मार्केट प्राइस शेयर इन्फ्लेट करवाया, कैसे, फेक न्यूज दिखा के, कैसे, अपनी अकाउंट, अपनी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसको मैनिपुलेट करके झूठी चीजें दिखाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो लोग, इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस हो गया, वही बात हो गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो पीबी रेशियो इंक्रीज हो गई उनकी। ये सब केस है। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चलिए इसके थोड़े कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, बहुत डिटेल डिस्कशन कर दिया, इस पे कोई इतना डिटेल डिस्कशन करता नहीं है, क्या सिंपल सी रेशियो है ना, मार्केट रेशियो बता दो, पीबी रेशियो बता दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फिट करो, आंसर आ गया। मैं ऐसे काम नहीं करता ना, लेकिन बेटा मुझे आपको रियल लाइफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस बताना है, ताकि अगर इंटरव्यू ने आपसे पूछ लिया इसका क्या रेलेवेंस है, बताओ इसको कैसे हम चीजें चेंज कर सकते हैं, बताओ ऐसा क्या लॉजिक है, अच्छा इसका आइडियल रेशियो क्या हो सकता है, कहीं किताबों में लिखा नहीं, लेकिन आप तो फिर आप बोलोगे नहीं हमारे सिलेबस में तो था नहीं। ये नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो फिर उसकी नॉलेज पूरी ले लो बेटा। तो आइडियल रेशियो आपको लिखनी है तो लिख देना 1:3 के बीच में होती है। अच्छा अगर 1 से कम है, सोचो मान के चलो इसका 0.5 आ गया, अब क्या होगा, इसके केस में अंडर वैल्यूएशन है। मतलब क्या ये 0.5 कैसे होगा, देखो 0.5 अपॉन 1, मतलब अकाउंट्स कह रहा है कि भाई साहब इस शेयर की वैल्यू $1 है, लेकिन अगर आपको ये शेयर मार्केट में खरीदने तो कितने में बिक रहा है, 50 सेंट में बिक रहा है। अरे यूएस डॉलर, वो अकाउंट्स कह रहे हैं कि $1 की वैल्यू है, अरे सर $1 की वैल्यू है, लेकिन मार्केट में तो 50 सेंट में मिल रहा है भैया। मतलब अगर मुझे अकाउंट से कह रहा है कि अगर मुझे अपने शेयर होल्डर को इस शेयर के बदले अगर पैसा देना पड़ा तो $1 देना पड़ेगा, लेकिन अगर मार्केट में ही मेरा कोई ये शेयर खरीदे तो 50 सेंट का बिक रहा है। अंडर वैल्यूड का केस है, नहीं 50 सेंट का बिक रहा है भैया, पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, मतलब बहुत ही सेंट में बिक रहा है भाई साहब, ये इतना खराब है, अंडर वैल्यू है भाई साहब। मतलब अकाउंट्स ने आपकी कुछ ज्यादा वैल्यू कुछ ज्यादा दिखा रखी है, इतनी है नहीं मार्केट में, लेकिन बेटा आपको एक्चुअली अपनी वर्थ कहां, मार्केट में तो पता चलती है यही, इसलिए अंडर वैल्यूड है, अल्फा नेगेटिव है। कैसे, अब इसके रीजंस बेटा वही रीजंस मैं लगा सकता हूं, इसके क्या केस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट हाइप, नेगेटिव मार्केट हाइप भी तो होती है। अरे अगर पॉजिटिव मार्केट हाइप है तो नेगेटिव मार्केट हाइप नहीं हो सकती, नेगेटिव न्यूज नहीं फैल सकती आपके बारे में, फैल सकती है। फॉर एग्जाम्पल आप लिक्विडेट होने वाले हो, आप बैंकक्रप्ट होने वाले हो, आपके ऐसा हो ही नहीं हो, आपकी कंपनी ने, किसी ने ये न्यूज फैला दी कि ये कंपनी देखो इसने इतना इतना करोड़ करोड़ अरबों अरबों का लोन ले लिया, अभी बैंकक्रप्ट होने वाली, बैंकक्रप्सी फाइल करने वाली है, तो भाई साहब शेयर होल्डर पागल हो जाएंगे बेटा। मैं बता रहा हूं क्योंकि हमारी इंडिया वैसे भी प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहां पे तो इंफॉर्मेशन एकदम से स्टॉक मार्केट ऐसे या ऐसे लेके जाती है, आपको पता है ये केस, वैसे इंडिया नहीं, स्टॉक मार्केट का केस तो ऐसे ही, लेकिन इंडिया क्योंकि एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है तो यहां पे ज्यादा है, ठीक है। तो अगर ये गलती सी न्यूज आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में ऐसे फैल गई तो बेटा शेयर होल्डर को 1 सेकंड नहीं लगेगा अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने में, 1 सेकंड नहीं लगना, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे क्या बताना चाहता हूं, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वही स्पेकुलेशन वाला भी केस होता है, सेलर इंक्रीज हो गया आपके केस में, भाई साहब सेलर बहुत ज्यादा है, बायर बहुत कम है, तो अगर किसी के केस में सेलर बहुत ज्यादा है, बायर बहुत कम है, तो समझ जाओ वहां पे थोड़ा गेम गड़बड़ घोटाला चल रहा है, उस कंपनी की कुछ अच्छी वर्थ नहीं है। आप खुद सोचा, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन आप अब बहुत ही ज्यादा पागल हो रहे हो बेचने के लिए, प्लीज कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, लेकिन बायर बहुत कम है, खरीदना ही नहीं चाहता, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टी में कुछ गड़बड़ है ना, हो सकता है उसकी वहां जहां आप रह रहे हो, या उसका जो ओनरशिप स्टेटस है पता नहीं कैसा है, डिस्प्यूटेड तो नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सेम अप्लाइज टू कंपनी, पता नहीं क्यों अंडर वैल्यूएशन है, क्यों है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने आपको बता दी। तो मैंने आपको दोनों केस में बता दिया, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, आइडियल क्या है 1 2 3 के बीच में, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं कटते, ठीक है। कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, मतलब कंपोनेंट्स बेटा क्या है, ये दो कंपोनेंट्स है, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, कोई पढ़ाना है हमको नहीं,
अच्छा, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है? वैसे आपके सीएमए यूएसए के कोर्स से थोड़ा बाहर है, आपको नहीं निकालना मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी किसी शेयर की, ठीक है? अरे क्या है वैसे, आपको क्या है बताओ, अगर वो देगा बिना निकालने का, बड़ा सिंपल देगा, क्या देगा, नंबर ऑफ शेयर आपको दे देगा कि भाई साहब आपके शेयर मार्केट में इतने घूम रहे हैं और एक शेयर की इतनी वैल्यू है, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके पास आ जाएगी। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आपके पास आ जाएगी ना। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है ना, उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक तो टोटल होती है और एक फ्री फ्लोट होती है, ठीक है? फ्री फ्लोट होती है। फ्री फ्लोट और टोटल मतलब, टोटल मतलब पूरे के पूरे, मतलब सारे के सारे, मतलब एक्चुअली में आपके मार्केट में कितना पैसे, कितना शेयर आपके पास है, कितना शेयर आपका मार्केट में घूम रहा है, मतलब टोटल मतलब एक्चुअली में कितना टोटल आपका शेयर मार्केट में घूम रहा है। लेकिन फ्री फ्लोट मतलब एक्चुअली में कितना ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। देखो बेटा, एक तो जैसे फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है, देखिए कंपनी कह रही है उनका मार्केट के अंदर 1 लाख शेयर है, जरूरी नहीं है 1 लाख के 1 लाख आप ट्रेडिंग कर सको बेटा, कुछ शेयर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ शेयर्स कंपनी खुद खरीद के रख लेती है, अरे कुछ हो सकता है उसने किसी को कोलेटरल पे चढ़ा रखे हो, आप खरीद नहीं सकते ना। सोचो, आपको आप एक इन्वेस्टर हो, आपको कंपनी की न्यूज पता चली, कंपनी ने बोला हमारे 1 लाख शेयर मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने कहा अच्छा, आप मार्केट में गए, आपने कहा मैं पूरे के पूरे 1 लाख खरीद लूंगा। लेकिन आप जब गए 1 लाख खरीदने, आपने देखा है 1 लाख तो अवेलेबल नहीं है, खरीदने के लिए तो सिर्फ 60,000 ही है, बाकी 40 का है, हो सकता है बाकी 40 होल्ड कर रखे हो, किसी ने होल्ड करके रखे हो ना, वो नहीं बेच रहा, तो एक्चुअली में बस खरीदने के लिए कितने हैं, 60,000, इसे कहते हैं फ्री फ्लोट, मतलब एक्चुअली में जो मार्केट में घूम रहे हैं खरीदने के लिए। टोटल वैसे 1 लाख है मार्केट के अंदर, मार्केट में कंपनी ने कितने डंप कर रखे हुए हैं, 1 लाख डाले हुए हैं, फ्लश कर रखे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन एक्चुअली में कितने हैं खरीदने के लिए, 60,000, तो इसे कहते हैं फ्री फ्लोट और टोटल। वैसे इसके अंदर बहुत, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की जो वैल्यू होती है वो तो दो तरीके से निकाल सकते हो बेटा, एक या तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू निकाल सकते हो, एक फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू निकाल सकते हो। बेटा ये कंसेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपके सीए में भी बहुत सिंपल रखा गया, लेकिन एक्चुअली में केस इतना सिंपल है नहीं जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है? चलिए आइए मेरी यहाँ पे बात, अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे मार्केट वैल्यू इज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी स्टॉक, आपके बस केस में सिंपल है, कैसे? करंट जो आपका मार्केट में स्टॉक चल रहा है, गूगल कर लेना, करंट स्टॉक आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर, कंपनी के पास अगर 1 लाख शेयर है और एक मार्केट में वैल्यू इतनी चल रही है, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, इसे ही को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है? चलिए, नो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स आर मेड, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है बेटा। बुक वैल्यू, द बुक वैल्यू इज द, आपको ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बुक वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल के आ गई है। दो तरीके से बुक वैल्यू निकाल सकते हो, एसेट अप्रोच से, लायबिलिटी अप्रोच से। किसी को अगर नहीं पता, बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी, ऐसा होगा। अब मैंने आपको बोला मेरी क्लासेस को हमेशा सिंक्रोनाइजेशन से इन सिंक देखना है, मतलब सिक्वेंशियल वाइज देखना है, इससे क्या होगा, जो पिछली क्लास में मैंने आपको लॉजिक दिया है वो आपका मिस नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इस क्लास में मैं वो रिपीट नहीं करने वाला। एडजस्टमेंट्स कुछ कर लेते हैं बेटा, ठीक है? एडजस्टमेंट्स एक्चुअली किसके लिए हैं, जैसे अगर आपको क्या कहते हैं उसको, बुक वैल्यू रेशियो निकालते हो, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होंगी अगर आप एसेट अप्रोच यूज कर रहे हो। एसेट अप्रोच क्योंकि अगर आप यूज कर रहे हो तो एसेट के अंदर कुछ कुछ एसेट ऐसी होंगी बेटा, या तो वो नकली होंगी, कुछ कुछ नकली होती है ना, फिक्टिशियस एसेट्स होती है ना, तो उनको आप हटा देना बेटा, ठीक है? निकालते हैं, पढ़ लेते हैं। एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स, अब इंटेंजिबल एसेट्स क्यों आपको निकालनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी किसी भी, आपको वो इंटेंजिबल एसेट है लेकिन वो कुछ आपका डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है धंधे के अंदर, बस वो नाम टाम के इंटेंजिबल एसेट है या कोई फिक्टिशियस एसेट है, उन सबको आप फालतू में उड़ा देना बेटा, ठीक है? एनालिसिस माइट एक्सक्लूड इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, ब्रांड वैल्यू, पेटेंट्स टू फोकस ऑन द टंजिबल कंपनीज टेंजिबल और हार्ड एसेट, दिस गिव राइज टू प्राइस टू टेंजिबल बुक रेशियो, ठीक है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर आप, तभी मैंने आपको बोला था मार्केट रेशियो, जो मैं आपको पिछली क्लास में मैंने आपको बोला था, सिर्फ इतने नहीं है, मार्केट में, असली मार्केट में जाओगे तो बेटा ऐसी ऐसी रेशियो जो आपने कभी सिलेबस में भी नहीं पढ़ी। अरे मैं सिर्फ सीए में छोड़ो, आप सीपीए पढ़ लो, एसी से पढ़ लो, इससे भी ज्यादा रेशियोज है मार्केट के अंदर। मैं आपको पर्सनली ऐसी रेशियोज बता सकता हूं जो आपने कभी लाइफ में नहीं सुनी होंगी, लेकिन आपको लगेगा यार ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो पता होनी चाहिए, ऐसे तो मैं कितनी बता दूं आपको। इसलिए कहते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी चलता है दुनिया के अंदर, इसलिए कहता हूं, ठीक है? तो कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है? चलिए, रीवैल्यू, लेकिन मैं आपको बात बोलूं, ये जो पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे ना, सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पसेस के लिए लिखे हैं, आपके सीएमए में किसी काम के नहीं है ये पॉइंट। आपके सिलेबस में वो आपको सीधा सीधा एसेट देगा और आप सारी की सारी एसेट इंक्लूड करके चल लेना, ठीक है?
आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल केस देगा, टेंजेबल एसेट माइनस करने हैं, ये करना है, वो करना है, कुछ भी फालतू बातें हैं ये सब, आपको सब इंक्लूड करके चलना है, आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रियल लाइफ में एक्चुअली ऐसा चलता है, तो मैं मेरा टारगेट आपको पास कराना नहीं है, वो तो आपको करना है, ठीक है। मैं तो आपको कंसेप्ट पढ़ाने आया हूं, ठीक है, इसलिए मैं तो पूरा ही पढ़ा दूंगा। अब आप ये आप पे, आपको कैसे फिल्टर आउट करना है, ठीक है, ठीक है। Reevaluating assets. Assets analysis may adjust the book value of assets such as the real estate or the inventory to reflect the current market value, which can significantly from their historical cost. इसका क्या मतलब है? अगर आप, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आप अगर बुक वैल्यू निकालना चाहते हैं, सॉरी बुक वैल्यू कह रहा हूं मैं, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहते हैं शेयर्स की, तो मैंने आपको बोला था लाइबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच दोनों यूज कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, अगर आप एसेट अप्रोच यूज करेंगे तो एसेट हम किस पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट में। लेकिन अब इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, आपने जो मार्केट से पैसा उठा रखा है वो तो आपने आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से उठा रखा है ना, या तो या सॉरी, आप जो वैल्यूएशन भी अगर लगाना चाहते हैं वो तो आज की इन्फ्लेशन के हिसाब से लगा रहे हैं ना। आप ये वैल्यू निकालना चाहते हो कि मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से तो देख रहे हो आज के रेट में कितनी है, तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से। लेकिन वो जो एसेट खरीद रखी है वो तो बाबा तुम जमाने से खरीदी हुई है, तो ये तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। तो एनालिसिस ने कहा ये चीज ठीक नहीं है, आप एक काम करो, एसेट्स को भी रीवैल्यू कर दो आज की मार्केट के प्राइस से। जैसे इन्वेंट्री है, आप उसको क्या करोगे, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से रीवैल्यू करने की कोशिश करोगे, है ना। जैसे आप लीफो मेथड यूज कर लोगे, है ना, लीफो मेथड के चक्कर में लेकिन आपके थोड़े प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। आप क्या करोगे, अपने एसेट्स को आज की मार्केट के हिसाब से रीवैल्यू करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं ना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को, उनको आज के हिसाब से रीवैल्यू कर दो। ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। ये मैं कह रहा हूं ना बेटा, ये आपका एग्जाम्स में चीजें चेक होंगी, रियल लाइफ में कोई एग्जामिनर नहीं आ रहा आपको चेक करने, मैनेजमेंट कैसी भी चीजों को यूज करे। रिमूविंग ऑपरेटिंग एसेट, नॉन ऑपरेटिंग, ये मैंने आपको बोला, जैसे कुछ नकली एसेट है या ऐसी एसेट जो एक्चुअली धंधे में कंट्रीब्यूट आपका कर ही नहीं रही, तो उसको क्यों इंक्लूड करके रखा हुआ है, जो वो धंधे में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है आपका, सीधी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ द मार्केट टू बुक रेशियो, देखिए जैसे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक कितना देखा है, $50 पर शेयर दे रखा है। करंट मार्केट स्टॉक कितना दे रखा है, $10 मिलियन। करंट स्टॉक प्राइस कितना है, मतलब अभी अगर आप गूगल पे इस कंपनी का शेयर सर्च करोगे तो कितना दिखा रहा है, $50, और अभी मार्केट में इसके कितने शेयर घूम रहे हैं, 10 मिलियन, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग हो गया। टोटल एसेट्स कितनी है, $700 मिलियन। टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, $400 मिलियन। बेटा टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टोटल लाइबिलिटीज दे रखी हैं, तो कुछ सोच के यहाँ पे दिया, आप यहां से कुछ निकाल सकते हो। सर हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। सर देखो मार्केट वैल्यू तो निकाल लेंगे, मार्केट वैल्यू तो निकाल देंगे, लेकिन बुक वैल्यू कैसे निकाले। ये वही बच्चे हैं ये जो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो पिछला लेक्चर देख के नहीं। मैंने आपको बोला था ये रेशियो क्या है, इस रेशियो का नाम क्या है, पीबी रेशियो या मार्केट बुक रेशियो। क्या है फॉर्मूला इसका, मार्केट प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, बुक प्राइस। मार्केट वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर मार्केट वैल्यू, अरे हमको दे रखा नंबर, हमारे मार्केट में कितने शेयर हैं टोटल, अरे मार्केट के अंदर कितने शेयर घूम रहे हैं, $10 मिलियन, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितना है, $50, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, $500 मिलियन आ जाएगा ना आपका, हाँ जी आ जाएगा $500 मिलियन। लेकिन ये तो मार्केट वैल्यू है, इन $500 मिलियन की शेयर की वैल्यू अकाउंट्स के हिसाब से कितनी है, अब ये कैसे निकाले। मैंने आपको बोला था इसका या तो आप एसेट अप्रोच कर सकते हैं या लायबिलिटी अप्रोच। अगर आप टोटल एसेट्स में जो टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सर 0 आएगा। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने 11th भी ढंग से पास नहीं करी। टोटल एसेट्स में बेटा जब आप टोटल लायबिलिटी माइनस करते हो आंसर क्या 0 आएगा। हाँ सर, क्योंकि टोटल एसेट्स और का जो कॉलम होता है टोटल लायबिलिटी तो इक्वल होते हैं ना बेटा। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉट टोटल लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। अरे इक्विटी प्लस, जो बचपन के अकाउंटिंग क्वेश्चन, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट भूल गए क्या। अरे टोटल एसेट ये इज इक्वल नॉट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अरे लायबिलिटी के अंदर थोड़ी ना कैपिटल इक्विटी इंक्लूड होता है, वो अलग से होता है। तो अब जब यहां पे आप माइनस करेंगे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी तो क्या बच जाएगा, इक्विटी तो बचेगा। तो यही तो नहीं हमें चाहिए, तो आप तो वही बुक वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन आप तो कह रहे थे सर यहाँ पे लेकिन प्रेफरेंस भी इंक्लूड होता है। अब बेटा एग्जामिनर का क्या, अब एग्जामिनर का कॉलर पकड़ लूं, क्या बोलूं उसको, जबरदस्ती मुझे दे प्रेफरेंस। अब जब नहीं दिया तो इसका मतलब यहाँ पे इस कंपनी के पास कोई प्रेफरेंस होंगे ही नहीं, उसने शेयर इशू ही नहीं करेंगे। अगर उसने प्रेफरेंस इशू करे हो तो वो दे देता ना, नहीं करे होंगे तो नहीं करे, तो सारे के सारे कौन है, असली मालिक है, कॉमन इक्विटी है। तो आ तो वही वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी की, तो ठीक है सीधा माइनस कर लो बेटा। देखो $500 मिलियन आपके पास यहाँ पे आ गया, बुक वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 700 माइनस 400 करके, ये आ गई आपकी क्या 300। अब इसको आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो कैसे करोगे, $300 अपॉन $500, मैंने 0 0 कॉमन ले लिया ना सारे, तो 300 अपॉन 500 करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.67।
ये आइडियल रेशियो के अंदर अंदर है, ये आइडियल रेशियो के अंदर अंदर है, मतलब ना ही ये अंडर वैल्यूड है और ना ही ये ओवर वैल्यूड है, आइडियल रेशियो के अंदर अंदर है, ठीक है। 1.67, इसका मतलब अगर अकाउंट्स के हिसाब से इस कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो $1 है। अकाउंट से अगर हम पूछे तो इस शेयर की वैल्यू जो चल रही है वो $1 है, लेकिन मार्केट में इस शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, अगर कोई बाहर से इसको खरीदना चाहे 1.6, मतलब $1 67 इसकी वैल्यू है। तो ये आइडियल है, मतलब दोनों के बीच में, ना ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है ना ही अंडर वैल्यूड है, बढ़िया है। क्योंकि इतना ऊपर तो होना बनता ही है, क्योंकि मार्केट तो नॉन मॉनिटरी फैक्टर चीजों को भी कंसिडर करेगी, तो उसकी वजह से ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आज मैंने आपको पूरा का पूरा मार्केट टू बुक रेशियो भी समझा दिया, जिसको हम अपना पीबी रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।